Hello everyone, this is Shelly Gulati, your educator. Welcome you all to my YouTube channel Grade Door. तो कैसे हैं आप सभी लोग, फिट एंड फाइन हैं कि नहीं? सीटेट की तैयारी कैसी चल रही है आप लोग की? सब कुछ समझ आ रहा है? क्लासेस में मज़ा आ रहा है, नहीं आ रहा? कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो रही हो तो कमेंट बॉक्स में बता दो, नहीं हो रही हो तो भी बता दो। चलिए, तो आज हम सीडीपी में बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं। आज हम थॉर्नडाइक की थ्योरी के बारे में पढ़ने वाले हैं, स्टर्नबर्ग के बारे में पढ़ने वाले हैं, क्रिस्टल फ्लूट के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। तो चलो जल्दी से हम क्लास स्टार्ट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज हम पढ़ने वाले हैं। स्टर्नबर्ग तैयार की थ्योरी, फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस एंड थॉर्नडाइक्स मल्टी फैक्टर थ्योरी। डिटेल में डिस्कशन होने वाला है। बिल्कुल बैठ जाओ, अपना कॉपी पेन लेके नोट्स बनाने हैं तो, और स्टार्ट करते हैं फिर हम आज की क्लास को। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागॉजी। जो स्टूडेंट डेली क्लास अटेंड कर रहे हैं उन्हें पता ही है, ये क्लासेस हमारी दोनों सब्जेक्ट्स के लिए, दोनों एग्ज़ाम के लिए, यानी पेपर 1, 2 प्राइमरी जूनियर दोनों के लिए हैं ये क्लासेस। चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टर्नबर्ग की थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में हम पढ़ लेते हैं। इसको प्रपोज किसने किया था? ऑफ कोर्स रॉबर्ट जे स्टर्नबर्ग ने किया था, 1985 में किया था। उनका कहना था इंटेलिजेंस का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि पजल सॉल्व करे या आईक्यू में अच्छे मार्क्स लाए। इन्होंने कहा जो इंटेलिजेंस है उसको इन्होंने ट्राइपॉड की तरह बोला है ना। इन्होंने बोला उसके 3 पार्ट्स हैं और सभी के सभी इम्पॉर्टेंट हैं। देखते हैं। स्टर्नबर्ग said that intelligence is not just about solving puzzles or scoring high IQ tests. It has 3 parts like the 3 legs of tripod. All 3 are important for success in life. तीनों के तीनों इम्पॉर्टेंट हैं भाई। लाइफ में सक्सेस अगर चाहिए तो तीनों का महत्वपूर्ण रोल है ना। देखते हैं कौन कौन से थे। पहला आ जाएगा एनालिटिकल इंटेलिजेंस, जैसे हम एकेडमिक और कंपोनेंशियल इंटेलिजेंस भी कहते हैं। ये वो एबिलिटी है जिसके पास भी जो भी एनालिटिकल इंटेलिजेंस होगा वो मतलब चीज़ों को ईजिली सॉल्व कर पाएगा। जो एकेडमिक प्रॉब्लम होंगी कंपेयर कर पाएगा, तुलना कर पाएगा हर चीज़ को। फॉर एग्जाम्पल मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्विंग, ऑफकोर्स सॉल्विंग अ मैथ्स प्रॉब्लम, फाइंडिंग एरर्स इन अ पैराग्राफ। कोई पैराग्राफ में अगर एरर है तो बहुत जल्दी उस मिस्टेक को, उस एरर को ढूंढ लेगा। एग्ज़ाम के दौरान थिंकिंग लॉजिकली मतलब है कि लॉजिकली वो एग्ज़ाम के दौरान चीज़ों को सोचेगा, है ना। आंसर देने से पहले लॉजिकली उस चीज़ को सोचेगा। क्लासरूम में अगर बात करें तो चिल्ड्रन विद स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल इंटेलिजेंस डू वेल इन टेस्ट एंड ट्रेडिशनल स्कूल टास्क। देखो जो लोग एनालिटिकल इंटेलिजेंस होते हैं वो ऑफकोर्स जब एनालिटिकल इंटेलिजेंस है, हर चीज़ बहुत अच्छे से सॉल्व कर रहे हैं, लॉजिकली सोच रहे हैं, तो इनके जो ये जो स्कोर करेंगे मार्क्स टेस्ट में काफ़ी अच्छे करेंगे, चीज़ों को काफ़ी अच्छे से टास्क को परफॉर्म करेंगे स्कूल में। क्लियर हो गया आप लोग को? इसमें बच्चा सोचेगा, लॉजिकली सोचेगा, चीज़ों को सॉल्व करेगा, तुलना करेगा, है ना, कंपेयर करेगा, एनालाइज करेगा। ये सारी चीज़ें आ जाएंगी हमारे एनालिटिकल इंटेलिजेंस में। आमतौर पे ये बच्चे अच्छे मार्क्स और स्कूल में भी टास्क को काफ़ी अच्छी तरीके से परफॉर्म करते हैं। सेकंड आ गया क्रिएटिव इंटेलिजेंस। इसमें क्या होगा? देखो, दिस इज द एबिलिटी टू थिंक इन न्यू वेज, यूज इमेजिनेशन एंड कम अप विद यूनिक आइडियाज। क्रिएटिव इंटेलिजेंस अगर होगी तो क्या होगा? वो बच्चा नए तरीके के सोचेगा, है ना, इमेजिनेशन का यूज़ करेगा, कुछ नए आइडियाज़ के साथ चीज़ों को करेगा, यूनिक आइडियाज़ होंगे। जैसे बच्चे ने एक पिक्चर देखी, पिक्चर मतलब पिक की बात हो रही है ना, मूवी की बात नहीं हो रही है, तो उसने उसे सिर्फ एक पिक को देख के, एक पिक्चर को देख के एक स्टोरी क्रिएट करी। ज़रूरत पड़ने पे पेंसिल और हेयर क्लिप का भी यूज़ कर लिया, है ना। नए गेम्स के साथ आया वो, है ना। क्लासरूम आइटम्स, कमिंग अप विद अ न्यू गेम्स यूजिंग क्लासरूम आइटम्स, यानी क्लासरूम आइटम से ही न्यू गेम्स उसने खोज लिए अपने, है ना। और क्लासरूम में क्या होगा? ये बच्चे जो हैं हो सकता है ज़्यादा अच्छे मार्क्स नहीं लाए, है ना, ज़रूरी नहीं है एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स ला रहे हैं, लेकिन क्रिएटिव होंगे आर्ट में, जैसे कि 2 कलर मिक्स करके एक नया कलर बनाना, न्यू कलर क्रिएट करना, इमेजिनेशन के बेस पे चीज़ें करना, इमेजिन करेंगे, चीज़ों को देखकर ही पूरी स्टोरी क्रिएट कर देना, राइटिंग और आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। देखो, नई सोच,
कल्पना, है ना, और हम कह सकते हैं अनोखे विचार लाने की क्षमता होगी अगर क्रिएटिव इंटेलिजेंस होगी तो, है ना। क्लियर हो गया आपको इतना? कोई दिक्कत आ रही हो तो बताओ। नई नई चीज़ें क्रिएट करेंगे, माइंड काफ़ी क्रिएटिव होगा इन लोगों का। यहाँ तक क्लियर हो गया? क्लियर। चलो, थर्ड आ जाएगा प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, है ना। दिस इज द एबिलिटी टू सॉल्व एवरीडे लाइफ प्रॉब्लम्स, यूज कॉमन सेंस एंड एडजस्ट टू रियल लाइफ सिचुएशन। प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस इसे स्ट्रीट स्मार्ट भी कहेंगे, कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस भी कहेंगे। इसमें क्या होगा, ये वो एबिलिटी है जिसमें एक बच्चा है, कोई पर्सन है, वो जो रोज़ की जो प्रॉब्लम्स हैं उसे क्या करेगा, ईजिली सॉल्व कर पाएगा। प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस में क्या होगा ना, बच्चा समझदारी से समस्याओं को, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा, है ना। कॉमन सेंस का भी यूज़ करेगा और जो भी कंडीशंस हैं, परिस्थितियां हैं, रियल लाइफ सिचुएशन है, उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करेगा, अपने आप को ढालेगा। एग्जाम्पल, बार्गेनिंग इन द मार्केट, फिक्सिंग अ ब्रोकन टॉय विद हाउस होल्ड आइटम। जैसे कोई टॉय टूट गया तो घर की चीज़ों से उसे जोड़ रहा है, घर पहुंचने का या स्कूल पहुंचने का छोटा रूट ढूंढ लिया। In the classroom, these students may not shine in exam but are very smart in handling situation, solving peer issues or doing hand-on work. हो सकता है ये बच्चे क्लास के एग्ज़ाम्स हो रहे हो उसमें बहुत ज़्यादा ब्राइट ना हो, बहुत अच्छे मार्क्स ना ला रहे हो, लेकिन ये काफ़ी स्मार्ट होंगे, सिचुएशन को काफ़ी ईजिली और काफ़ी समझदारी से प्रॉब्लम को ये लोग सॉल्व कर सकेंगे। कोई पीयर इशू है, फ्रेंड्स के बीच इशू हो गया, तो ये बहुत ही समझदारी से उस चीज़ को सॉल्व करेंगे। क्लियर क्लियर क्लियर। कोई दिक्कत आ रही हो तो बताओ। चलो आगे बढ़े। ये लोग जो होते हैं ना, वैसे दूसरों की मदद करना है और परिस्थितियाँ हो गई, सिचुएशन को संभालने में काफ़ी सही रहेंगे, बड़ी समझदारी से चीज़ों को सॉल्व करते हैं ये। झगड़ा हो गया ना अगर दो बच्चों के बीच, अपने फ्रेंड्स के बीच, तो ये नहीं है लड़वा रहे हैं, समझदारी से उन दोनों के बीच में वापस पैचअप करा देंगे। पैचअप मतलब वो वाला पैचअप नहीं है, फ्रेंड के बीच वाला पैचअप, है ना। तो ये नहीं है कि बस आग लगाई, चिंगारी लगाई, अरे लड़ाई होगी उसका फ़ायदा उठा लो, इधर से उधर और लड़ाई बढ़वा दो, वो काम नहीं करते हैं। दोस्ती जो है उसको बरकरार रखते हैं। फ्रेंडशिप का मतलब यही होता है कि अपने फ्रेंड की हेल्प करो। आपका ग्रुप है तो ये नहीं कि उनमें चिंगारियाँ लगाते रहो, एक को दूसरे के खिलाफ भड़का रहे हो, दूसरे को तीसरे। प्रॉब्लम इश्यूज़ को सॉल्व करना चाहिए, है ना। वही असली फ्रेंड होता है, ना कि वो जो उस चीज़ का फ़ायदा उठाए। फिर आ जाएगा हमारा क्रिस्टल एंड फ्लूइड इंटेलिजेंस। ये दिया था रेमंड कैटल ने 1963 में। इनका कहना था इंटेलिजेंस दो टाइप की होती है, फर्स्ट फ्लूइड एंड सेकेंड इज क्रिस्टलाइज। दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं, दोनों ही ज़रूरी हैं। साथ ही साथ इन्होंने बोला दोनों ज़रूरी तो है ही, साथ ही साथ इन्होंने कहा दोनों एक साथ काम करती हैं, दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। फ्लूइड इंटेलिजेंस क्या है? फ्लूइड इंटेलिजेंस, इट इज़ द एबिलिटी टू थिंक लॉजिकली, सॉल्व न्यू प्रॉब्लम्स, आइडेंटिफाई पैटर्न्स विदाउट यूजिंग प्रियर नॉलेज। प्रियर नॉलेज यानी पहले की नॉलेज जो भी होगी। ये एबिलिटी है लॉजिकली सोचने की, प्रॉब्लम्स, नई प्रॉब्लम्स हैं कोई आई हैं उसे सॉल्व करने की, पैटर्न को आइडेंटिफाई करने की, बिना किसी प्रीवियस नॉलेज की, जो आपने पढ़ा हुआ है, बिना उस नॉलेज के चीज़ों को लॉजिकली सोचना, ये है फ्लूइड इंटेलिजेंस। क्या क्या चीज़ हो गई? किस चीज़ की? सोचने की क्षमता, है ना, समस्याओं को हल करने की क्षमता, और हम कहेंगे पैटर्न को पहचानने की, बिना किसी पूर्व ज्ञान के यानी प्रियर नॉलेज के उपयोग की। की फीचर्स क्या होंगे? नेचुरल एबिलिटी है टू थिंक एंड रीजन, work best in new familiar unfamiliar situation, independent of education and experience, peaks in young age and may decline with age। देखो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो नेचुरल एबिलिटी है सोचने की, तर्क करने की, है ना, नई परिस्थिति में, और हम कह सकते हैं अनफैमिलियर सिचुएशन में ये बेस्ट वर्क करेगी। एजुकेशन और एक्सपीरियंस, एजुकेशन शिक्षा और अनुभव से क्या है, ये स्वतंत्र है। पेन ले लूँ? क्या है ये? शिक्षा, एक मिनट, पेन कहाँ गया? शिक्षा और अनुभव से
स्वतंत्र होती है। आम तौर पर क्या होगा, पीक पे होगी ये यंग एज में, और समय के साथ ये घट सकती है। क्लियर, कोई दिक्कत? इतना बताओ। सबसे ज़्यादा काम करेगी न्यू और अनफैमिलियर सिचुएशन में, ये बात ध्यान रखना। आगे बढ़े। एग्जाम्पल्स जैसे कि आ गए, सॉल्विंग अ पजल यू हैव नेवर सीन बिफोर, वो पजल सॉल्व करना जो आपने पहले कभी नहीं देखा हो। रास्ता ढूंढना एक नई सिटी में। फिगरिंग आउट पैटर्न इन आईक्यू टेस्ट, आईक्यू टेस्ट में वो पैटर्न जो होता है उसे फिगरिंग आउट करना। न्यू वीडियो गेम खेलना और जल्दी से उसके रूल्स को लर्न कर लेना। इन द क्लासरूम, children using fluid intelligence can solve problems without being taught directly, they figure it out on their own. इसका मतलब क्या हुआ बताओ? इसका मतलब हुआ बच्चा बिना किसी डायरेक्शन के, निर्देश के, दिशा निर्देश के क्या करेगा, प्रॉब्लम को खुद से ही सॉल्व करेगा। फ्लूइड इंटेलिजेंस में बच्चा खुद से ही प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा बिना किसी कह सकते हैं हम, क्या बोलेंगे इसको, लिख दूं क्या, पेन चेंज करे कलर, बिना किसी 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 दिशा निर्देश। क्लियर, बिना किसी दिशा निर्देश के बच्चा प्रॉब्लम को खुद से सॉल्व करेगा। ये लोग हम स्वतंत्र कह सकते हैं, हम स्वतंत्र सोच कर, है ना, स्वतंत्र रूप से सोच कर जो है समाधान निकालते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं ये लोग। आगे बढ़े। अब आ गया हमारा क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस। इट इज़ द एबिलिटी टू यूज़ नॉलेज, स्किल्स एंड एक्सपीरियंस गेन्ड ओवर टाइम। देखो ये जो एबिलिटी है, ये एबिलिटी है नॉलेज को यूज़ करना, स्किल्स और एक्सपीरियंस को समय के साथ इन चीज़ों का कैसे यूज़ होता है, ये वो एबिलिटी है। क्लियर क्लियर क्लियर। समय के साथ आप इन सब चीज़ों का उपयोग करते हैं। बेस्ड ऑन लर्निंग एंड पास्ट एक्सपीरियंस, ये लर्निंग और पास्ट एक्सपीरियंस पे बेस्ड होती है। इसमें रीडिंग, वोकेबलरी, जनरल नॉलेज, लैंग्वेज सब इन्वॉल्व होती हैं, और ये उम्र के साथ और एजुकेशन के साथ ही क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। यहाँ तक कोई दिक्कत आ रही हो तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दो, जल्दी बताओ। ये जो क्षमता है समय के साथ बढ़ती ही है, चाहे नॉलेज है, स्किल्स हैं, एक्सपीरियंस है, समय के साथ ये सारी चीज़ें बढ़ेंगी, और इसमें सब इन्वॉल्व होगा, चाहे लैंग्वेज, रीडिंग, जनरल नॉलेज, वोकेबलरी, लर्निंग, पास्ट एक्सपीरियंस पे बेस्ड। क्लियर। चलो एग्जाम्पल हो गए जैसे कि सॉल्विंग अ हिस्ट्री क्वेश्चन यूजिंग टेक्स्ट बुक फैक्ट्स, using multiplication tables to solve a problem, give a speech using learned vocabulary, applying grammar rules in writing। जैसे कि टेक्स्ट बुक जो है उसका इस्तेमाल करके हिस्ट्री क्वेश्चंस को सॉल्व करना, मल्टीप्लिकेशन टेबल का यूज़ करके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, जो हमने वोकेबलरी लर्न करी है उसका इस्तेमाल करके स्पीच देना, साथ ही साथ ग्रामर रूल्स अप्लाई करके लिखना। इन द क्लासरूम, चिल्ड्रन यूजिंग क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस कैन आंसर क्वेश्चंस दे हैव लर्न इन क्लास और रीड इन बुक्स। चिल्ड्रन जो होंगे यूजिंग क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस, देखो ये लोग उन क्वेश्चंस के भी आंसर दे पाएंगे जो उन्होंने लर्न करे हैं और जो इन्होंने किताबों में पढ़े हैं। इस्तेमाल करके क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस ये इन सब क्वेश्चन का आंसर देंगे जो ये लर्न करे हैं और साथ ही साथ जो इन्होंने बुक्स में पढ़े हैं। क्लियर हुआ? जो भी उन्होंने क्लास में लर्न किया है सबके ये आंसर आराम से देंगे, दे सकते हैं सारे आंसर्स, वो भी जो क्लास में लर्न करें और वो भी जो बुक्स में पढ़े हैं। अब आ जाते हैं हमारे स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्चुअल मॉडल यानी 3D मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस यानी 3 डायमेंशनल मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस, जिसे दिया था JP गिलफोर्ड ने 1967 में। 3D मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस भी कह सकते हैं इसे, और 3 डायमेंशनल भी कह सकते हैं ना, 3D मतलब 3 डायमेंशनल।
Guilford said that intelligence is not a single ability. It has many types and combination. गिलफोर्ड का कहना था इंटेलिजेंस सिर्फ एक सिंगल एबिलिटी नहीं है, ये बहुत सारी टाइप्स और कॉम्बिनेशन है एबिलिटी का। इन्होंने इंटेलिजेंस को 3 डायमेंशंस में डिवाइड किया, ये कह सकते हैं क्लासीफाई किया, डिवाइड नहीं कहूँगी क्लासीफाई कहूँगी, है ना। ऑपरेशंस, कंटेंट्स एंड प्रोडक्ट। दिस मॉडल इज कॉल्ड 3D बिकॉज इट एक्सप्लेन्स इंटेलिजेंस यूजिंग 3 डायमेंशंस। इस मॉडल को 3D इसलिए बोला गया क्योंकि इससे इस जो मॉडल है, ये जो स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल जो है, जो जेपी गिलफोर्ड ने दिया, इन्होंने इंटेलिजेंस को 3 डायमेंशंस को यूज़ करके इस मॉडल को एक्सप्लेन किया, ऑपरेशंस, कंटेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। पहला आ जाएगा ऑपरेशंस, हाउ द माइंड वर्क्स, कैसे माइंड वर्क करता है, मेंटल प्रोसेसेस हो गए, है ना। These are the type of mental activities we use, इसमें आ जाएंगी मेंटल एक्टिविटीज़ जो हम यूज़ करते हैं, कॉग्निशन, मेमोरी, डाइवर्जेंट थिंकिंग, कॉन्वर्जेंट थिंकिंग, एवोल्यूशन। कॉग्निशन मतलब समझना, है ना, जानना, डिस्कवरी करना, है ना, अंडरस्टैंडिंग, नोइंग एंड डिस्कवरी। फिर आ जाएगी हमारी मेमोरी। देखो कॉग्निशन में आ जाएगा वही समझना, जानना और खोज। मैं हैंड टू हैंड एक काम करती हूँ, हिंदी में भी लिख देती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये क्या हुआ, मैं ही इधर से उधर हिल गई, एक मिनट रुको। समझना और जानना और क्या कहेंगे, खोज। फिर आ जाएगी हमारी, एक मिनट, मेमोरी। मेमोरी 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 यानी रिमेम्बरिंग फैक्ट्स और इवेंट्स, यानी घटनाओं को याद रखना, और हम कह सकते हैं तथ्य, तथ्य या घटनाओं। मैं घटनाओं लिख रही हूँ बातों बातों में, घटनाओं को याद रखना। फिर आ जाएगा डाइवर्जेंट थिंकिंग, थिंकिंग ऑफ मैनी पॉसिबल आंसर। देखो ये क्रिएटिव थिंकिंग होती है। डाइवर्जेंट थिंकिंग मतलब कोई एक क्वेश्चन पूछा, उसके बहुत सारे आंसर्स हों, है ना। जैसे कि अगर आप सुपर हीरो होते हैं या आपके पास बहुत सारी पावर होती हैं, आप क्या करते? अगर आप पीएम होते तो क्या करते? सीएम होते तो क्या करते? आप से इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे कि अगर आप एक दिन के लिए इनविजिबल हो गए तो क्या क्या करते? पॉल्यूशन को रोकने के लिए क्या क्या करना चाहिए? तो इसके काफ़ी सारे आंसर होंगे, सबके अपने अपने थॉट्स होंगे, अलग अलग सोच होगी, अलग अलग जवाब होंगे। कन्वर्जेंट थिंकिंग आ जाएगी, यानी एक करेक्ट आंसर, लॉजिकल थिंकिंग, जैसे हु इज़ द पीएम ऑफ इंडिया, है ना। तो इसका एक ही आंसर होगा, 10 आंसर तो होंगे नहीं। लॉजिकल थिंकिंग, करेक्ट आंसर एक ही होगा। एवोल्यूशन का मतलब हो गया जजिंग और डिसाइडिंग इफ समथिंग इज, एवोल्यूशन का मतलब हो गया कुछ डिसाइड करना या फिर जज करना कि क्या चीज़ सही है और क्या गलत। क्लियर? तय करना, डिसाइड करना कि कुछ सही है या गलत। एग्जाम्पल, इफ़ अ स्टूडेंट इज़ गिवन अ स्टोरी, कॉग्निशन हेल्प देम अंडरस्टैंड। अगर कोई स्टोरी दी जाए तो कॉग्निशन हेल्प करेगा समझने में, मेमोरी हेल्प करेगी रिकॉल में, और इवोल्यूशन हेल्प करेगा जज करने में। क्लियर क्लियर क्लियर? कोई दिक्कत यहाँ तक तो बताओ। आगे बढ़े, सही गलत पहचानने में एवोल्यूशन हेल्प करेगा। आगे बढ़े, चलो। सेकंड आ गया हमारा कंटेंट्स, यानी व्हाट द माइंड वर्क्स। दीज आर द काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन वी प्रोसेस। इसमें आ जाएंगे हमारे फिगरल यानी विजुअल, सिंबॉलिक, सिमेंटिक, बिहेवियर। चलो इसको वन बाय वन समझते हैं हम। ये वो टाइप की इंफॉर्मेशन है जिन पर हम काम करते हैं। हम पेन ले लेते हैं फिलहाल तो। फिगरल यानी विजुअल, विजुअल को हम बोलेंगे चित्रात्मक, चित्रात्मक। इसमें आ गए हमारे चित्र, आकार और ऑब्जेक्ट यानी वस्तुएं, इमेजेस, शेप्स एंड ऑब्जेक्ट्स। फिर आ जाएगा सिंबॉलिक यानी नंबर्स, लेटर, साइन। सिमेंटिक, सिमेंटिक को हम क्या बोलेंगे? सामाजिक, सामाजिक यानी वर्ड्स और लैंग्वेज की बात हो रही है, शब्द और भाषा का अर्थ।
फिर आ जाएगा हमारा बिहेवियरल, यानी इसका मतलब हुआ लोगों के व्यवहार के बारे में जानकारी, इंफॉर्मेशन अबाउट पीपल्स बिहेवियर। एग्जाम्पल हो गया रीडिंग अ स्टोरी, सिमेंटिक हो गया, सॉल्विंग अ मैथ इक्वेशन, सिम्बॉलिक हो गया, अंडरस्टैंडिंग अ मैप, ये हो गया फिगर। सिमेंटिक, सिमेंटिक वर्ड्स और लैंग्वेज की जानकारी है, ये सोशल वाली बात नहीं हो रही है, इसमें भाषा का अर्थ है ना, मीनिंग ऑफ वर्ड एंड लैंग्वेज, शब्द और भाषा का अर्थ। क्लियर? आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट देखते हैं। सेमेंटिक, मैं पहले ही बोली हूँ वो सोशल वो वाली बात नहीं हो रही, सोसाइटी वाली इसमें है ना। प्रोडक्ट्स, द रिजल्ट ऑफ थिंकिंग आउटकम्स, दीज आर द फॉर्म इन विच इंफॉर्मेशन इज अंडरस्टूड, यानी यूनिट्स, क्लासेस, रिलेशन, सिस्टम्स, ट्रांसफॉर्मेशन और इम्प्लीकेशन। चलो अब हम इसको समझ लें, ये क्या है, ये वो फॉर्म है जिसमें इंफॉर्मेशन कह सकते हैं, जानकारी को समझा जाता है। जैसे यूनिट्स हो गई सिंगल आइटम और फैक्ट्स, क्लासेस यानी कॉमन प्रॉपर्टीज वाली चीज़ों का समूह यानी ग्रुप, आइटम्स के बीच में कनेक्शन क्या है, रिलेशंस हो गए, सिस्टम यानी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर यानी जटिल संरचनाएं, ट्रांसफॉर्मेशन यानी जानकारी को बदलना, चेंजिंग इंफॉर्मेशन, जानकारी को बदलना, और इम्प्लीकेशन मतलब भविष्यवाणी करना यानी मेकिंग प्रेडिक्शंस। इसके एग्जाम्पल हो गया लर्निंग दैट 2 + 2 = 4, अंडरस्टैंडिंग एडिशन एज अ सिस्टम एंड प्रेडिक्टिंग 2 + 3 एम्प्लीकेशन। बता समझ आ गया आप लोग को कोई दिक्कत? प्रेडिक्ट कर रहे हैं ना 2 + 3, ये हो गया इम्प्लीकेशन, और जब आप एडिशन एज अ सिस्टम समझ रहे हैं तो वो क्या हो गई, लर्निंग हो गई हमारी। क्लियर? कॉम्बिनेशन, गिलफोर्ड मॉडल रिजल्ट इन 150 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस की इन्होंने बात करी थी, 5 ऑपरेंट्स इंटू 5 कॉन्टेंट्स इंटू 6 प्रोडक्ट, टोटल 150 टाइप के इंटेलिजेंस की इन्होंने बात करी थी, एबिलिटीज की बात की थी। Guilford model shows that intelligence is very diverse, not just IQ और memory। चलो जल्दी बताओ इसका क्या कहना था, जल्दी बताओ 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 बताओ। इनका कहना था जो इंटेलिजेंस है वो डाइवर्स है, सिर्फ IQ और मेमोरी तक ये सीमित नहीं है। टीचर्स शुड यूज़ वैरायटी ऑफ मैथड्स टू डेवलप ऑल काइंड ऑफ इंटेलिजेंस इन स्टूडेंट, टीचर्स को अलग अलग मैथड्स का यूज़ करना चाहिए ताकि बच्चों का जो इंटेलिजेंस है वो डेवलप हो। अलग अलग टाइप का इंटेलिजेंस होता है तो उसके लिए अलग अलग मैथड एक्टिविटीज़ करानी चाहिए। इनकरेज इन क्रिएटिव टास्क, लॉजिकल रीजनिंग, ग्रुप वर्क टू सपोर्ट डिफरेंट ऑपरेशन एंड कंटेंट। इनकरेज करना चाहिए क्रिएटिव टास्क को, लॉजिकल रीजनिंग, ग्रुप वर्क है ना, ग्रुप प्रोजेक्ट, सपोर्ट करो डिफरेंट ऑपरेशंस एंड कंटेंट्स को, टीचर को इनकरेज करना चाहिए हमेशा। ये तो हम स्टार्टिंग फर्स्ट क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। अच्छा क्लासेस अच्छी लगती हो मेरी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो और क्लासेस को ज़्यादातर शेयर करो, लाइक करो। अब आ जाती है हमारी थॉर्नडाइक मल्टी फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, जिसे प्रपोज किया था एडवर्ड एल थॉर्नडाइक ने। इसमें इनका मेन इस थ्योरी का आइडिया ये था कि जो इंटेलिजेंस है वो सिंगल एबिलिटी नहीं है, ये बहुत सारी इंडिपेंडेंट फैक्टर्स और एबिलिटीज से बनती है। इंटेलिजेंस सिर्फ एक सिंगल आइडेंटिटी नहीं है। थॉर्नडाइक बिलीव दैट इंटेलिजेंस इज कॉम्प्लेक्स एंड हैज़ मैनी बोलो या मल्टीपल पार्ट्स। These parts work together in different ways in different tasks। देखो थॉर्नडाइक का माना था इंटेलिजेंस कॉम्प्लेक्स है, बहुत सारे पार्ट्स हैं जो साथ में काम करते हैं अलग अलग टास्क में अलग अलग तरीक़ों से, सिर्फ सिंगल एबिलिटी नहीं है। इन्होंने इंटेलिजेंस को 3 मेन टाइप्स में डिवाइड किया। फर्स्ट इज एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट में क्या होगा, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड सिम्बल्स, नंबर्स, वर्ड्स, आइडियाज़। इसमें हम समझते हैं सिम्बल्स को, नंबर को, वर्ड्स को और आइडियाज़ को। इसका इस्तेमाल किया जाता है एकेडमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, मेंटल प्रॉब्लम सॉल्व करने में, लॉजिकल रीजनिंग हो गई, लैंग्वेज टास्क हो गई जैसे कि सॉल्विंग अ मैथ्स प्रॉब्लम, ग्रामर रूल्स को समझना और जनरल नॉलेज के क्वेश्चन का आंसर देना। ये सब हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस में, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड सिंबल, नंबर्स, वर्ड्स एंड आइडियाज़। क्लियर? आगे बढ़ें। नेक्स्ट आ जाएगा मैकेनिकल इंटेलिजेंस। देखो कई जगह ये मेंशन है एज अ कॉन्क्रीट, तो आप एग्जाम में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। इसे कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस भी कह देंगे क्योंकि ये डील करता है रियल और प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ से।
इसमें जो भी एबिलिटी है वो होगी समझने की, काम को, मशीन्स, टूल्स, फिजिकल ऑब्जेक्ट्स हो गए और थिंग्स। तो इसको हम कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस भी कहते हैं क्योंकि ये डील करता है रियल और प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ से, जैसे कि बिल्डिंग विद ब्लॉक्स। एक बच्चा है हाउस या टावर बना रहा है ब्लॉक्स की हेल्प से, तो क्या कर रहा है बच्चा, अरेंज कर रहा है ऑब्जेक्ट को। तो ये क्या हो गया, ये हो गया कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस। हम फिजिकल ऑब्जेक्ट कुछ हम टच कर सकते हैं कॉन्क्रीट में चीज़ों को, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट में ऐसा नहीं होता। तो मैकेनिकल इंटेलिजेंस को हम कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस भी कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा सोशल इंटेलिजेंस, यानी कि इमोशन समझना, लोगों को समझना, भावनाओं को समझना, प्रॉब्लम्स हैं तो उसके साथ डील करना, रिलेशनशिप, ये सारी आ जाएंगी सोशल इंटेलिजेंस में। कम्युनिकेटिंग, कोऑपरेटिंग, एडजस्टिंग विद अदर्स। ठीक है, मतलब बातचीत कर रहे हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं, चीज़ों के साथ अपने आप को एडजस्ट कर रहे हैं, सिचुएशन के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, डील कर रहे हैं चीज़ों के साथ, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी सोशल इंटेलिजेंस में। हैंडलिंग ग्रुप वर्क नाइसली, ग्रुप को अच्छे से हैंडल करना ताकि वर्क अच्छे से हो, एक लीडरशिप वाली बात हो गई। और फ्रेंड्स के बीच में कोई प्रॉब्लम है उसे भी सॉल्व करेंगे, सॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फ्रेंड्स, अंडरस्टैंडिंग अदर फीलिंग्स, दूसरों के इमोशंस को समझना, दूसरों की फीलिंग्स को समझना, रिलेशनशिप बनाना। क्लियर। थॉर्नडाइक बिलीव दैट इंटेलिजेंस इज़ नॉट सिंगल एबिलिटी, बट ये वही बात हो गई कि इनका कहना था जो इंटेलिजेंस है सिंगल एबिलिटी नहीं है बल्कि बहुत सारी स्पेसिफिक एबिलिटीज़ से बनी हुई है। ये एबिलिटीज़ डिफ़र हो सकती हैं बेस्ड ऑन हाउ वी थिंक, हम कैसा सोचते हैं, कैसा एक्ट कर रहे हैं, कैसे प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। जैसे कि इंटेलिजेंस मल्टी फैक्टर है, फंक्शनल है, लर्नेबल है, चेंजेबल है, प्रैक्टिकल एंड ऑब्जर्वेबल है, साथ ही साथ कॉन्टेक्स्ट बेस है। समझते हैं इसको, एक काम करते हैं वन बाय वन हम सब समझते हैं। मैं दूसरा पेज ओपन कर लेती हूँ, है ना। इंटेलिजेंस इज मल्टी फैक्टर, इंटेलिजेंस इज मल्टी फैक्टोरियल। एन ले ले, एक मिनट। देखो बहुत सारे फैक्टर्स से बनी हुई है ना इंटेलिजेंस इज made up of many independent factors। बहुत सारे इंडिपेंडेंट फैक्टर से बनी है, सिर्फ एक से नहीं, नॉट जस्ट वन। जैसे कि स्पेयर की एक थ्योरी हमने पढ़ी थी जी फैक्टर वाली, अनलाइक स्पेयरमैन जी फैक्टर की तरह नहीं है, बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं उससे बनी हुई है, बहुत सारे इंडिपेंडेंट फैक्टर से बनी हुई है। ठीक है, सब फैक्टर का स्पेसिफिक रोल है। पेन चेंज कर लो, एक मिनट रुको। each factors controls a specific type of ability, controls specific types of abilities, जैसे कि वर्बल हो गई, मैकेनिकल, सोशल। क्लियर। तो इनका कहना था इंटेलिजेंस सिर्फ एक एबिलिटी नहीं है सिंगल, बहुत सारी इंडिपेंडेंट फैक्टर है ये, सिर्फ एक फैक्टर नहीं है, मल्टीपल फैक्टर है जो कंट्रोल करते हैं स्पेसिफिक टाइप ऑफ एबिलिटीज़, चाहे सोशल हो, वर्बल हो, मैकेनिकल हो। उसके बाद हमारी कौन सी आ जाएगी, इंटेलिजेंस इज फंक्शनल। इंटेलिजेंस इज फंक्शनल, मतलब इट हेल्प्स पीपल सॉल्व रियल लाइफ प्रॉब्लम्स इन प्रैक्टिकल सिचुएशन। इसमें क्या होगा, इट हैज़ पीपल सॉल्व, मतलब बच्चा रियल लाइफ प्रॉब्लम को है जो प्रैक्टिकल सिचुएशन है उसको क्या करेगा, सॉल्व कर पाएगा। तो इंटेलिजेंस क्या है, फंक्शनल है। हो सकता है कोई बच्चा थ्योरी में ज़्यादा अच्छा ना हो लेकिन
वो फ़ैन नॉर्मल चीज़ें कह सकते हैं, कोई चीज़ रिपेयर कर रहा है तो बढ़िया हो। ये कोई 2 साल 4 साल वाला बच्चा नहीं, एक हम कह सकते हैं 13+ बच्चे की बात करें तो इंटेलिजेंस फंक्शनल है। बच्चा रियल लाइफ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को इसमें सॉल्व कर सकता है। ज़रूरी नहीं है वो थ्योरी में अच्छा नहीं तो बाकी चीज़ में भी अच्छा ना हो। फिर आ जाएगा हमारा नेक्स्ट क्या आएगा, इंटेलिजेंस इज लर्नेबल एंड चेंजेबल। इंटेलिजेंस इज लर्नेबल एंड चेंजेबल। प्रैक्टिस से और लर्निंग से क्या होगी, डेवलप होगी। इट कैन बी डेवलप्ड विथ प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करोगे, लर्निंग होगी, चीज़ों को सीखोगे तो क्या होगी, डेवलप होगी इंटेलिजेंस। कोई फिक्स नहीं है ना, चिल्ड्रन इम्प्रूव हो सकता है, फिक्स्ड नहीं है, इट इज़ नॉट फिक्स्ड, इट इज़ नॉट फिक्स्ड। बच्चा इम्प्रूव कर सकता है, चिल्ड्रन कैन इम्प्रूव इन any area if they get the right exposure। देखो ऐसा ज़रूरी नहीं है ना जो बच्चा आज वीक है मैथ्स में वो कल भी वीक हो। लर्निंग और प्रैक्टिस से क्या होगा, इंटेलिजेंस डेवलप होगी, फिक्स्ड नहीं है, चेंजेबल है, इम्प्रूवेबल है। बच्चा इम्प्रूव करेगा तो इंटेलिजेंस क्या है, लर्नेबल है और चेंजेबल है। नेक्स्ट क्या है, चलो देखते हैं। लर्निंग इज कॉन्टेक्स्ट बेस्ड है ना, इंटेलिजेंस इज कॉन्टेक्स्ट बेस्ड। अ पर्सन इज, या हम ये कह सकते हैं मे बी इंटेलिजेंट इन one situation but not in another। हो सकता है एक बच्चा साइंस में काफ़ी अच्छा हो, मैथ्स में काफ़ी अच्छा हो, साइंस काफ़ी अच्छे से जानता हो, लेकिन ग्रुप डिस्कशन के टाइम उसको प्रॉब्लम हो सकती है ना। तो इंटेलिजेंस इज कॉन्टेक्स्ट बेस्ड, एक सिचुएशन में अच्छा है पर ज़रूरी नहीं है दूसरे में भी हो। क्लियर। फिर क्या आ जाएगी हमारी फिफ्थ, एक मिनट पेन, फिफ्थ आ जाएगी इंटेलिजेंस इज प्रैक्टिकल एंड ऑब्जर्वेबल। थॉर्नडाइक believed intelligence can be seen in day-to-day task and not just through IQ test। ही फोकस्ड ऑन प्रैक्टिकल नॉलेज है ना, प्रैक्टिकल यूज ऑफ इंटेलिजेंस, ना कि IQ पे। इनका मानना था बच्चा डे टू डे जो टास्क होते हैं उसमें भी इंटेलिजेंस हो सकता है, ज़रूरी नहीं है सिर्फ IQ के बेस पे ही बच्चे का इंटेलिजेंस लेवल मेज़र किया जाए। क्लियर हो गई इतनी चीज़ आपको, आगे बढ़ें। ही डिस्टिंग्विश द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स ऑफ इंटेलिजेंस, इन्होंने दिए ये 4 एट्रीब्यूट्स इंटेलिजेंस के। क्या पहला आ जाएगा, लेवल ऑफ इंटेलिजेंस, रेंज ऑफ इंटेलिजेंस, एरिया ऑफ इंटेलिजेंस एंड स्पीड ऑफ इंटेलिजेंस। तो चलो इसको हम देख लें एक बार, है ना। पहला आ जाएगा लेवल ऑफ इंटेलिजेंस, रिफर्स टू द डिग्री और अमाउंट ऑफ इंटेलिजेंट अ पर्सन हैज़, यानी ये रेफर करता है डिग्री को, उस अमाउंट को, जो इंटेलिजेंस के उस अमाउंट को जो एक पर्सन पे है। इसका मतलब हुआ कि एक व्यक्ति, एक बच्चे के पास जो अमाउंट ऑफ इंटेलिजेंस है ये उसको रेफर करता है। लेवल ऑफ इंटेलिजेंस मतलब बुद्धि का स्तर, बुद्धि का स्तर।
किसी व्यक्ति में मौजूद बुद्धि की मात्रा या स्तर, जैसे कि कोई बच्चा है IQ टेस्ट में उसके 130 वो स्कोर कर रहा है, दूसरा कर रहा है 90, तो 130 वाले का अमाउंट ऑफ इंटेलिजेंस ज़्यादा होगा। ऐसे बच्चे क्लास में क्या करेंगे, जल्दी क्वेश्चंस के आंसर देंगे, हायर इंटेलिजेंस लेवल होगा। दूसरा आ जाएगा रेंज ऑफ इंटेलिजेंस रिफर्स टू द वैरायटी ऑफ फील्ड डोमेन्स अ पर्सन इज इंटेलिजेंट इन। Student good in science, music and supports a wide range of intelligence, shows diversity in ability, supports Howard Gardner multiple intelligence too। देखो रेंज ऑफ इंटेलिजेंस का मतलब हो गया हर बच्चे की, है ना। हम कह सकते हैं व्यक्ति कितने अलग अलग क्षेत्रों में, कह सकते हैं फील्ड में इंटेलिजेंट है। कोई बच्चा एक है वो साइंस में भी अच्छा है, म्यूज़िक में भी अच्छा है, स्पोर्ट्स में भी अच्छा है, तो क्या होगा, उसका जो इंटेलिजेंस होगा वो काफ़ी वाइड होगा, उसका रेंज ऑफ इंटेलिजेंस काफ़ी वाइड होगा। डाइवर्सिटी हो गई एबिलिटी में, मतलब ये सपोर्ट कर रहे हैं हॉवर्ड गार्डनर मल्टीपल इंटेलिजेंस को। क्लियर हो गया, क्लियर। व्यक्ति में कितने अलग अलग, हम कह सकते हैं फील्ड की जो बात हो रही है, अलग अलग क्षेत्रों में बुद्धिमान है। हो सकता है ना एक बच्चा साइंस में भी अच्छा हो, म्यूज़िक में हो, स्पोर्ट्स में हो, कोई डांस में हो, तो ये क्या होगा, रेंज हो गई इंटेलिजेंस की। क्लियर। थर्ड आ जाएगा एरिया ऑफ इंटेलिजेंस, दिस मीन्स स्पेसिफिक एरिया और टाइप ऑफ इंटेलिजेंस a person excels in। Example, one child may be intelligent in mathematics and another in language। देखो किसी इसमें बात हो रही है कि स्पेसिफिक एरिया की और टाइप ऑफ इंटेलिजेंस की जो एक पर्सन में, एक व्यक्ति में है, किसी खास क्षेत्र में उसका इंटेलिजेंस होना, उसका इंटेलिजेंस लेवल हाई होना। जैसे कि कोई बच्चा अगर मैथमेटिक्स में इंटेलिजेंट है, हो सकता है कोई लैंग्वेज में हो सकता है कोई आर्ट में हो। तो इन्होंने बात करी थी स्पेसिफिक एरिया की, एरिया ऑफ इंटेलिजेंस, मतलब ज़रूरी नहीं है हर बच्चा, कोई जो मैथ्स में वो साइंस में भी अच्छा हो, सबका अपना अपना लेवल होगा, एरिया होगा, कोई किसी क्षेत्र में अच्छा होगा, कोई किसी क्षेत्र में अच्छा होगा। दिस रिलेट टू द आइडिया ऑफ इंटेलिजेंस द सी इज़ नॉट सेम फॉर ऑल सब्जेक्ट्स और स्किल्स। इनका जो ये आइडिया था कि इंटेलिजेंट इज़ नॉट द सेम फॉर ऑल सब्जेक्ट और स्किल्स, देखो घूम फिर के बात वही है कि हर बच्चा अपने आप में टैलेंटेड है, हर बच्चा किसी ना किसी चीज़ में इंटेलिजेंट है। ज़रूरी नहीं है अगर कोई मैथ्स में नहीं है तो वो इंग्लिश में नहीं होगा, हो सकता है कोई मैथ्स में अच्छा है तो कोई इंग्लिश में, कोई बायोलॉजी में तो कोई फिज़िक्स में, कोई डांस में तो कोई म्यूज़िक में, कोई स्पोर्ट्स में तो कोई डिज़ाइनिंग में। तो वही बात करिए, ज़रूरी नहीं है सबका इंटेलिजेंस सेम ही हो, सेम सब्जेक्ट में हो, स्किल्स सेम हो। फोर्थ आ जाएगा स्पीड ऑफ इंटेलिजेंस रिफर्स टू हाउ क्विकली अ पर्सन अंडरस्टैंड प्रोसेसेस एंड रिएक्ट। स्पीड ऑफ इंटेलिजेंस मतलब कितनी जल्दी कोई, क्विकली मतलब जल्दी से जल्दी चीज़ों को समझ रहा है, प्रोसेस कर रहा है या फिर रिएक्ट कर रहा है। कोई स्टूडेंट होगा वो प्रॉब्लम सॉल्व करेगा 2 मिनट में, कोई करेगा 5 में, कोई 10 में। सबका लेवल जो होगा, स्पीड अलग अलग होगी, लेकिन आंसर सबके सेम ही आ रहे हैं, है ना, बट बोथ मे बी एक्यूरेट। चलिए आज की क्लास आपकी यहीं समाप्त हुई। अच्छी लगी हो क्लास, देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिया करो प्लीज़ चैनल को। और आप लोग जानते ही हैं, नहीं जानते तो बता देती हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ अभी इस चैनल को, तो ये मत सोचेगा कि अभी ज़्यादा ग्रोथ नहीं हुई तो अच्छा नहीं लगे तो कर दिया करो यार, बस ये देख के मत हटा करो कि सब्सक्राइब नहीं करेंगे, अभी ज़्यादा नहीं है यार। अभी फैब में ही मैंने स्टार्ट किया है बैचेस, और फैब में ही स्टार्टिंग हुई है ग्रेड डोर की। प्लीज़ ग्रेड डोर को सपोर्ट करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो क्लासेस को, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। मॉर्निंग 11 बजे मेरा एक अल्टीग्रेड बायोलॉजी का बैच भी होता है। अगर कोई भी आपके नोन में अल्टीग्रेड बायोलॉजी, UPTGT बायोलॉजी की प्रिपरेशन कर रहा हो तो प्लीज़ उस तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा दीजिए। मंडे टू फ्राइडे हमारी क्लासेस होती हैं मॉर्निंग 11 AM, और CTET CDP की तो आप लोग को पता ही है हमारी शाम को 7 बजे होती हैं। बाकी आपको पता ही है क्लासेस प्राइमरी और जूनियर दोनों के लिए हैं। अच्छी लगी हो क्लास देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और प्लीज़ यही कहूँगी अच्छी लगती तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो क्लास को। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।